नमस्ते दोस्तों, मैं आर्यन मेहता यानी आयमा और स्वागत है हमारे खास एपिसोड में वित्तीय साक्षरता और निवेश। आज साथ में है रिया रयशम। रिया, कैसे हो? तैयार हो युवा दिमागों को पावर अप करने के लिए? हाय आर्यन। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बस थोड़ा नर्वस हूँ पर उत्साहित भी। चलो शुरू करते हैं। शानदार। ठीक है, शुरू करते हैं सबसे बेसिक से। वित्तीय साक्षरता क्या है? सरल भाषा में, ये वो कौशल है जिससे आप समझ पाते हो कि पैसा कैसे आता है, कैसे जाता है और कैसे बढ़ाया जाता है। मतलब बजट बनाना, बचत, कर्ज समझना और निवेश करना। और हाँ, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये निर्णय लेने की आदत है। अच्छा, पर आर्यन, बहुतों का कहना है कि स्कूल में हमें पढ़ाया जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ। क्या फर्क पड़ता है अगर कोई फाइनेंस नहीं पढ़ता? बिल्कुल फर्क पड़ता है रिया। सोचो, एक ही आय पर दो लोग। एक जिसने बजट बनाना सीखा, बचत की आदत बना ली। दूसरा जो हर चीज पर क्रेडिट और इम्पल्सिव खर्च करता है। 5 साल में पहला व्यक्ति इमरजेंसी फंड एसआईपी शुरू कर चुका होगा। दूसरा शेष राशि का बोझ और तनाव उठा रहा होगा। वित्तीय साक्षरता तनाव कम करती है, विकल्प बढ़ाती है और आपको आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ ले जाती है। समझ आ रहा है। चलो फिर बेसिक टर्म्स से शुरू करते हैं। एसेट और लायबिलिटी, ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। सटीक सवाल। चलो इसे सबसे सिंपल उदाहरण से समझते हैं। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा लाती है। लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण, अगर तुम्हारे पास एक रेंटल प्रॉपर्टी है तो वो एसेट है, क्योंकि उससे किराया आता है। वहीं अगर तुम्हारे पास लग्जरी कार है जिस पर लोन, ईएमआई और मेंटेनेंस चल रहा है और वो कोई कमाई नहीं देती, वो लायबिलिटी है। समझ रही हो रिया? ओह, तो मेरी मासिक सब्सक्रिप्शन सेवाएं, क्या वो लायबिलिटी है? हाँ और नहीं। अगर वो तुम्हें सिखाती हैं और करियर बढ़ाती हैं तो उसे निवेश देखो। पर सिर्फ मनोरंजन के लिए लगातार खर्च वो लायबिलिटी है। फर्क पहचानना जरूरी है। छोटे छोटे खर्च भी मिलकर बड़ा बोझ बन जाते हैं। ठीक है, अब जब एसेट और लायबिलिटी क्लियर हैं, तो निवेश के विकल्प कौन-कौन से हैं? स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट, बताओ सर। बहुत बढ़िया। मैं संक्षेप में बताता हूं और रिया तुम पूछती जाना। एक, स्टॉक मार्केट। सीधे कंपनियों में हिस्सेदारी। रिटर्न ज्यादा हो सकता है पर रिस्क भी। अच्छी कंपनियां और लंबी अवधि में बढ़िया रहेगी। दो, म्यूचुअल फंड। प्रोफेशनल मैनेजर तुम्हारे पैसे को कई स्टॉक्स, बॉन्ड्स में बांटता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के लिए आसान। एसआईपी यानी महीना को निवेश तेजी से लोकप्रिय है। तीन, गोल्ड। हेज के रूप में अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय वैल्यू बचाता है। चार, रियल एस्टेट। बड़ा एसेट हो सकता है पर लिक्विड नहीं होता और शुरुआती लागत ज्यादा। विविधता, डाइवर्सिफिकेशन यहाँ कीवर्ड है। ये तो बहुत उपयोगी है। लेकिन आर्यन, मुझे अक्सर लगता है, मुझे कितना निवेश करना चाहिए और कब शुरू करना चाहिए? अद्भुत सवाल। सबसे बड़ा जवाब, जितनी जल्दी हो उतना बेहतर। कंपाउंडिंग की शक्ति के कारण समय सबसे बड़ा मित्र है। आइए एक छोटा सा उदाहरण। मान लो तुम हर महीने 5,000 रुपए एसआईपी शुरू करती हो और सालाना औसत रिटर्न मान लो 12%, जो म्यूचुअल फंड्स के इष्टतम परिदृश्यों में देखा जा सकता है। 30 साल में ये राशि लगभग 1.7 करोड़ रुपए के आसपास बन सकती है। वहीं अगर तुम वही निवेश 10 साल बाद शुरू करो और 20 साल के लिए करो तो लगभग 50 लाख के आसपास बनेगा। यही है टाइम का जादू। वाओ, अलग-अलग परिदृश्यों का इतना बड़ा फर्क। ये संख्याएं थोड़ी भयानक हैं और थोड़ी प्रेरक भी। पर क्या 12% असली है? जानकारियां और रियल टाइम मार्केट वेरिएशन अलग चीजें हैं रिया। 12% एक उदाहरण है। कुछ वर्षों में कम, कुछ में ज्यादा होता है। महत्वपूर्ण है कि नियमित रूप से निवेश करो, समय के साथ कंपाउंडिंग का फायदा उठाओ और रिस्क को मैनेज करो। और हाँ, इन्फ्लेशन भी ध्यान रखना होगा। निवेश का उद्देश्य केवल संख्या नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में खरीदी शक्ति बढ़ाना होता है। अच्छा, और एसीजेंट फंड या इमरजेंसी फंड की बात कहाँ रखा जाए? जरूर। इमरजेंसी फंड
सबसे पहले कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च रखो। अगर संभव हो तो 6 से 12 महीने बेहतर। इसे ऐसे आयाम पर रखो जहां लिक्विडिटी हो। बचत बैंक, ऑल्टरनेटिव में जैसे ऑल्टरनेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट या लिक्विड फंड। रिया, ये तुम्हें अचानक नौकरी छूटने या मेडिकल इमरजेंसी में चैन देता है। थॉटफुल। अच्छा, मतलब पहले इमरजेंसी सेव, फिर एसआईपी शुरू। और क्या करूं अगर मेरे ऊपर कोई लोन है? सही सोच। प्राथमिकता हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज को कम करना, जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, क्योंकि उनका इंटरेस्ट एसआईपी रिटर्न से ज्यादा काट सकता है। एक बार ईएमएफ बना लो, हाई कॉस्ट कर्ज कम करो और फिर नियमित एसआईपी से निवेश शुरू करो। धीरे धीरे डाइवर्सिफाई, इंडेक्स फंड, एल्गो ब्लेंडेड, बॉन्ड्स, गोल्ड। बहुत क्लियर। पर आर्यन, रिस्क सहनशीलता कैसे पता करें? मैं थोड़ा रिस्क अवर्स हूं, पर रिटर्न चाहती हूं। अच्छा पॉइंट। रिस्क प्रोफाइल पता करने के लिए कुछ सवाल। तुम्हारी टाइम होराइजन क्या है? तुम कब पैसों का उपयोग करना चाहती हो? 3 साल, 10 साल, 30 साल? तुम्हारी इनकम स्टेबिलिटी कैसी है? युवा हो तो लंबी अवधि पर इक्विटी का हिस्सा बढ़ाना आसान होता है, क्योंकि समय देता है उतार चढ़ाव सहने का। लेकिन अगर नींद नहीं आती और तुम हर दिन मार्केट देखोगी, तो शेयर्स का छोटा हिस्सा ही रखो। मिक्स इक्विटी की परसेंटेज उम्र और लक्ष्य पर निर्भर करेगी। सुनने में समझ आ रहा है। अब कंपाउंडिंग की टेक्निकल बात थोड़ी, कोई रियल लाइफ स्टोरी? जरूर। मुझे याद है, मेरी एक दोस्त नेहा, उसने 25 की उम्र में हर महीने 2000 रुपए रखा। शुरू में वो खुद कहती थी कम ही है। 35 तक उसने कभी बड़े निवेश नहीं किए, पर नियमितता ने कमाई बढ़ा दी। वही मेरा एक परिचित समीर 35 की उम्र में आया और हर महीने 20,000 लगने लगा। पर नेहा का 10 साल का शुरुआती फायदा समय के साथ बड़ा बन गया। छोटा निवेश लंबे समय में बड़ा बन जाता है। ये कोई जादू नहीं, बस कंपाउंडिंग। बहुत प्रेरणादायक। लगता है कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी चाबी है। बिल्कुल। और एक छोटा सा नियम, 50-30-20 बजट का अभ्यास कर सकती हो। 50% आवश्यक खर्च, 30% लाइफस्टाइल, 20% बचत निवेश। ये शुरुआती फ्रेमवर्क है। फिर जैसे इनकम बढ़े, निवेश की परसेंटेज बढ़ाओ। और टेक टूल्स, कौन से ऐप्स या प्लेटफॉर्म नए युवाओं के लिए अच्छे हैं? बहुत बढ़िया क्यू। आजकल कई ऐप्स हैं जो एसआईपी, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में आसान ऑनबोर्डिंग देते हैं। पर रिया, 2 बातें याद रखना। एक, फीस और चार्जेस देखो। छोटी फीस लंबी अवधि में बड़ा असर कर सकती है। 2, प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी और रेगुलेटरी कंप्लायंस जरूरी है। सेबी रजिस्टर्ड फंड्स चुनो और हमेशा कम फीस वाले इंडेक्स फंड्स पर विचार करें। समझ गई। आखिर में कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताओ, आज से मैं क्या करूं? हाँ, 3 स्टेप्स आज ही के लिए। बजट बनाओ, अपने इनकम और एक्सपेंसेस लिखो। दूसरा, इमरजेंसी फंड सेट करो। शुरुआत में 10,000 रुपए से भी शुरू करो और धीरे धीरे बढ़ाओ। तीसरा, एक एसआईपी शुरू करो, छोटी से प्रारंभिक रकम के साथ 500 से 2,000 रुपए प्रति माह, और ऑटोमेटिक कर लो। साथ ही पढ़ाई जारी रखो, फाइनेंशियल ब्लॉग्स, पॉडकास्ट्स और भरोसेमंद किताबें। ये एक्शनेबल स्टेप्स बहुत काम के हैं। और कमेंट सेक्शन में भी लोग अपने टारगेट डालें। अच्छा आइडिया। बिल्कुल दोस्तों, यही कॉल टू एक्शन है। आज एक छोटा कदम लो। नीचे कमेंट में लिखो तुम्हारा पहला वित्तीय लक्ष्य क्या है। इमरजेंसी फंड, होम डाउन पेमेंट, रिटायरमेंट या ट्रैवल। और हम अगले एपिसोड में कुछ सवालों के जवाब देंगे। शानदार। एक आखिरी फ्रेंडली टिप आर्यन, कोई माइंडसेट एडवाइस? हाँ, माइंडसेट टिप पैसा, संतुलन और विकल्प देता है। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन सिर्फ पैसे के लिए है, बल्कि पैसे के साथ आप अपने समय और अवसरों को नियंत्रित कर पाते हो। छोटे कदमों की लगातार आदत बड़ी आजादी देती है। और हाँ, छोटा शुरू करो, पर शुरू करो। बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन। मैंने तो लिफ्ट म्यूजिक के साथ एसआईपी खोलने का मन बना लिया। वाह, यही तो चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो शेयर करो और कमेंट में अपने सवाल और लक्ष्य जरूर डालो। हम उन्हें अगले एपिसोड में कवर करेंगे।
धन्यवाद रिया और धन्यवाद सभी सुनने वालों को। अगले एपिसोड तक खर्च समझो, बचत बढ़ाओ और निवेश शुरू करो। धन्यवाद आर्यन, बाय बाय सबको। और याद रखना, आज ही पहला छोटा कदम उठाओ।